Good morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to Prag ITI channel. आज हम लोग एसी सर्किट पढ़ेंगे। ये आपके आईटीआई से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने एसी सर्किट के कुछ लेक्चर भी दिए थे और इस लेक्चर में बताया था कि फॉर्मूले में क्या क्या होता है। तो कुछ अगर हम रिपीट कर दे तो एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसको अगर हम लोग लिखें तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू में एल। ठीक है, ये क्या हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अगर हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, मतलब कि एच सी की, तो एच सी इज इक्वल टू 1 में 2 पाई एफ इंटू सी होता है। अगर आपसे इम्पीडेंस निकालने को कहेगा तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी में आपसे करंट निकालने को कहेगा तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है V अपॉन में जेड। और अगर मान लीजिए आपके पास जेड की वैल्यू ना हो, जेड की वैल्यू ना हो इन द सेंस कि आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ना हो, तो अगर मान नहीं होगा तो हम लोग अगर आर सी सर्किट की बात करेंगे या फिर आर एल सर्किट की बात करेंगे तो आर एल सर्किट में क्या होगा, एक्सएल होगा, बस इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। और अगर आर सी सर्किट की बात करेंगे मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो वहां पे सिर्फ आर सी सी मतलब कैपेसिटिव, तो वहां पे क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। तो जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन में एक्स इंटू में एल इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए, मतलब कि आर एल सर्किट के लिए। और या तो फिर आई इज इक्वल टू वी अपॉन में एक्स सी, एक्स सी क्या हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये इससे क्या हो जाएगा, हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी। और अगर कहीं पे जरूरत होगी तो हम आई इक्वल टू वी अपॉन में आर भी लिख ही सकते हैं, आपको पता है। और नॉर्मली क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन में जेड होता है। इतनी बात पता चल गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बाकी और भी बहुत से फॉर्मूले होते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो। इसके अलावा जब हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, रिजोनेंस पे जाते हैं तो आपको पता है कि आर की वैल्यू उसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो वहां पे क्या होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो बराबर होता है, तभी आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम सीरीज रिजोनेंस की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में सी। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। और अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करेंगे तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल इंटू में सी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम बस एक बार रिवीजन कर रहे थे क्योंकि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी देखिए आईटीआई वालों के लिए यूपीपीसीएल में टीजी2 की वैकेंसी आई हुई है। इसमें कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंप्यूटर पास करेंगे तभी आपका टेक्निकल एग्जाम होता है। बट ये वैकेंसी जो होती है वो बहुत ही इजी वे में हो जाती है अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे तो, और आती भी रहती है। तो इसी टाइप के उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपकी जो आईटीआई के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे उसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अभी अगर आप अपेयरिंग में होंगे तो भरे होंगे तो आपको पता होगा कि टीजी2 की अभी पेपर होने वाला है, तो पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसी सर्किट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक श्रेणी आरएल परिपथ का। देखिए हम आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जितने भी हम क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे वो सारे 15, 18, 12, 13
सब में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम आपको वो क्वेश्चन, चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन करने से क्या फायदा होता है कि आपको एक क्वेश्चन का आइडिया बना रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन बना। अब पढ़ने को हम पूरा एसी सर्किट पढ़ लिए, बट हमें ये तो पता ही नहीं कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। तो अब अगर आपको ये आइडिया नहीं रहेगा तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक सीरीज आरएल सर्किट का प्रतिरोध, एक सीरीज आरएल सर्किट का प्रतिरोध, एक सीरीज आरएल सर्किट का प्रतिरोध 5 ओम तथा 5 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस तथा कैपेसिटिव, अच्छा जो टेक्निकल वर्ड होते हैं ना उनको हमेशा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हिंदी इसका बहुत ही टफ हो जाता है, हिंदी जल्दी याद नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि अगर एग्जाम में गलत, मान लीजिए कि प्रिंटिंग गलत हुई या फिर कुछ गलत हो, तो वो इंग्लिश वाले को ही मानने देता है, तो आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के क्वेश्चन में भी इंग्लिश लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखा हुआ है, इसी को हिंदी में लिखा रहेगा, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस की एक्चुअली हिंदी क्या होती है, उसमें लिखा जाता है कि संधारित्र प्रतिघात, तो वो ज्यादा टफ हो जाता है। इसलिए जो भी टेक्निकल वर्ड होते हैं कोशिश किया करिए कि वो हम इंग्लिश में ही पढ़ें। तो 5 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 12 ओम है, 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा बताइए, तो उसकी प्रतिबाधा बताइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू दी हुई है, प्रतिरोध की, मतलब कि आर की। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कि गिवन क्या क्या है। एक सीरीज आरएल सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, मतलब कि आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ओम दी हुई है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू मतलब कि एक्सी, एक्सी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 ओम दी हुई है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस, मतलब कि आपसे प्रतिबाधा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, और इम्पीडेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी ना, आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस होता है, और इम्पीडेंस को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए टोटल जेड यानी कि टोटल इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एक्सी क्या है, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आर एल सर्किट की बात की जा रही है। तो जब आर एल सर्किट की बात होगी तो वहां पे हमें एक्सी से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो जीरो के बराबर है, या फिर हम उसे यूनिटी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसको लेके चलेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस को लेकर चलेंगे और इंडक्टिव रिएक्टेंस को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल, एक्सएल का स्क्वायर। सही है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर एल सी सर्किट की बात नहीं हुई है, सिर्फ आर एल सर्किट की बात हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एक्सएल स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए फॉर्मूले में रखेंगे तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, सही है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 169 लिखेंगे। 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 13 ओम। क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 13 ओम। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में यही देखना रहता है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है। जो हम पूछ रहे हैं उसी के फॉर्मूले को पहले हम लिख लेते हैं। जब फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये चीज हमें निकालनी है और ये चीज दी हुई है। करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा इंपीडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र बताइए। देखिए ये आपके बुक की लैंग्वेज है जो एकदम प्योर हिंदी दी हुई है, हम आपको क्लियर करते हैं। प्रतिरोध तथा प्रतिघात, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है प्रतिरोध तथा प्रतिघात, रिएक्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रिएक्टेंस युक्त परिपथ की प्रतिबाधा, युक्त परिपथ की प्रतिबाधा, युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बी है z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी है z इज इक्वल टू अंडर रूट आर माइनस एक्स। ऑप्शन डी है z इज इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रतिरोध की बात की है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से प्रदर्शित करेंगे। प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस को किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या है हमारा एक्स है। और प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे टोटल पूछ क्या रहा है आपसे? इम्पीडेंस की फॉर्मूला पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये आर होता है और ये एक्स होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि हम जिस सर्किट की बात करेंगे उसी को हम लोग सर्किट में लिखेंगे। अगर रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस लिखेंगे। अगर आर एल सर्किट की बात करेंगे मतलब कि इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखेंगे। अगर कैपेसिटिव की बात करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की। तो फॉर्मूला क्या होगा? Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आरएल सर्किट की बात की जाती तो यहीं पे हम लोग क्या लिख सकते थे? Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आरसी सर्किट की बात की जाती तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अगर आर एल सी तीनों सर्किट की बात की जाए तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये था हमारा प्रतिघात मतलब कि रिएक्टेंस और प्रतिरोध के बीच का इम्पीडेंस कितना होगा निकालने का फॉर्मूला था। अब देखिए नेक्स्ट हम निकाल चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि एक कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है, मतलब कि उसको डिजाइन कितना किया गया है? 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। यदि एक कॉन्टेक्टर आप लोग समझते ही होंगे। यदि एक कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट मतलब कि सिंगल फेज
डीसी के लिए डिजाइन किया गया है, परंतु लेकिन उसे 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट कर दिया जाए तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि करंट टू टाइप्स की होती है, एक हमारी डीसी करंट हो गई और एक एसी करंट हो गई। तो डीसी करंट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट करंट, और एसी करंट का मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट। जैसा आपको पता है कि अगर हम डीसी करंट को डिजाइन करें तो ये कैसी होती है, कांस्टेंट करंट होती है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ नहीं बदलता है। जिस करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समय के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है उसको हम लोग डीसी करंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब कि ये हमारी डीसी हो गई। ठीक है, कभी कभी ये वेव फॉर्म बना के भी पूछ लेता है कि बताइए ये किसकी वेव फॉर्म है। और अगर एसी की बात करेंगे तो एसी में हमें कैसी वेव फॉर्म होती है, ऐसी मतलब कि साइनोसोइडल वेव। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो ये 0 डिग्री से चली, लेकिन यहाँ पे ये 90 पे भी पहुंची और यहाँ पे ये 180 पे भी पहुंची। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ का समय कुछ और था, जब वो यहाँ पे पहुंची तो यहाँ का समय कुछ और हो गया, फिर यहाँ का समय कुछ और हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसका नेचर साइनोसोडल होता है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ चेंज होता है। टाइम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ बदलता रहता है। तो उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि अगर कोई भी हम डीसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम उसे डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन हम उससे जोड़ किस में रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट में जोड़ दे रहे हैं, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो समय के साथ बदलता रहेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, कॉइल में बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगा और वह नष्ट हो जाएगा। कॉइल में बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगा और वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉइल में बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित होगा और उसके बाद कॉइल जो होगी वो नष्ट हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है, कॉइल में से कम प्रवाहित होगा और कॉन्टेक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। कॉइल में कम करंट प्रवाहित होगा और कॉन्टेक्टर का काम सुनिश्चित नहीं होगा, मतलब कि कॉन्टेक्टर जो है वो वर्क अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्टेक्टर का काम क्या होता है, पकड़ना छोड़ना, मतलब कि जब उसको टच करे और कम करे, फिर टच करे फिर कम करे, तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्टर हो जाता है। फिर तीसरा है, कॉइल सही रहेगी और करंट लेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉइल ठीक रहेगी और सही करंट लेगी, मतलब कि प्रॉपर वर्क करेगी। ऑप्शन डी है, कॉन्टेक्टर अच्छा कार्य करेगा, ये भी नहीं हो सकता है। कॉन्टेक्टर अच्छा कार्य करेगा,
भाई वो अच्छा कार्य कैसे करेगा, या फिर वो प्रॉपर करंट कॉइल किस तरह से कार्य करेगी। जब हम उसे डीसी के लिए डिजाइन किए हैं और एसी पे जोड़े हैं, दोनों का नेचर अलग है, दोनों की बात अलग है, तो वो किस तरह से प्रॉपर काम करेगा, कर ही नहीं सकता है। तो जब कर ही नहीं सकता तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन, मतलब कुछ तो डिफरेंट होगा जरूर, क्योंकि हमने डीसी टू एसी में उसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉइल में बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगा और वो नष्ट हो जाएगा। नहीं, कॉइल में करंट तो प्रवाहित होगा लेकिन वो न इतनी भी ज्यादा नहीं होगी। अब क्योंकि 220 वोल्ट हम यहाँ भी दे रहे हैं, 220 वोल्ट हम यहाँ भी दे रहे हैं, बस क्या है कि सिग्नल का नेचर बदल रहा है, करंट का नेचर बदल रहा है। अगर यहाँ 220 वोल्ट देके यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई दे देते, 315 वोल्ट दे देते, 440 वोल्ट दे देते, तो जाहिर सी बात है कि कॉइल नष्ट होना ही होना था। लेकिन यहाँ 220 देके यहाँ भी हमने 220 ही दिया है, सिंगल फेज सप्लाई ही दिया है, तो इस वजह से कॉइल तो नष्ट होगी नहीं, बस ये है कि डैमेज जरूर हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला सही है कि कॉइल में करंट कम प्रवाहित होगा और कॉन्टेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि इफिशियंसी खराब होगी, पावर फैक्टर डाउन होगा, इससे पावर फैक्टर हमारा बेकार होगा, इफिशियंसी डाउन होगी, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा, तो इससे बहुत सारे लॉसेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कभी भी जो डीसी के लिए डिजाइन किया गया है वो डीसी पे ही वर्क कराते हैं, और जो एसी के लिए होता है वो एसी पे ही काम तो करता है, लेकिन क्या होता है ना कि लॉसेस ज्यादा होने लगते हैं जिससे इफिशियंसी डाउन हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग नहीं ऐसे वर्क कराते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान परिवर्तित होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास ए, फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, आरोपित वोल्टेज, यानी वो आरोपित वोल्टेज मतलब कि जो वोल्टेज हम उसे दे रहे हैं। ठीक है, आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोपित वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या हो गया हमारा, एक्सी हो गया। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सी से, और एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πf इंटू में सी होता है ना, 1/2πf इंटू सी। तो देखिए ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान किसके बदलने पे परिवर्तित हो जाएगा, क्वेश्चन यही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, दोनों में प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो है ही नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/f, ये भी तो लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानु, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घट जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को घटाते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को घटाएंगे
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, यही रिलेशन है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट है। आरोपित वोल्टेज, वोल्टेज से क्या मतलब है, वोल्टेज से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम I इज इक्वल टू लिखते भी हैं तो V अपॉन में XC लिखेंगे ना, तो इन दोनों के रिलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किसके अनुसार बदलेगा, तो फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो I से रिलेशन देखेंगे, मतलब कि करंट से रिलेशन देखेंगे, और अनुक्रमानुपात तो ये तो एकदम ही गलत हो गया, ठीक है। अगर इसके बाद आपसे ये भी पूछता कि बताइए कैपेसिटेंस के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो कैपेसिटेंस का मान, अगर क्वेश्चन में ये कहता कि कोई एक कैपेसिटिव आरसी सर्किट है जिसमें हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो बताइए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वहां पर अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाता तो इसकी वैल्यू को हमें घटाना पड़ता, मतलब कि XC की वैल्यू अपने आप घट जाती। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हो चाहे कैपेसिटिव हो, दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।